वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। एनिमल्स के एंडोक्राइन सिस्टम और प्लांट्स के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, वे अपने आसपास के इन्वायरमेंट के स्टिमुलस जैसे कोल्ड, हीट, लाइट, साउंड, पेन, टच या स्मेल के रिस्पॉन्स में मूव करते हैं। यहाँ मूवमेंट का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी या बॉडी के किसी पार्ट्स का अपने पहले के पोजीशन या स्थान को चेंज करना या बदलना, जैसे सीड का जर्मिनेट होना, प्लांट का ग्रोथ होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का चलना, दौड़ना या अपने हाथ या पैर को हिलाना। स्टिमुलाई स्टिमुलस का ही प्लूरल यानी बहुवचन है। स्टिमुलस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के आसपास के इन्वायरमेंट में कोई चेंज होना, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स या रिएक्ट करता है। जैसे प्लांट सनलाइट को रिस्पॉन्स करता है, जिसके कारण इसका स्टेम सनलाइट की ओर मूव करता है और बढ़ता है। और वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट का रूट सॉइल में प्रेजेंट वाटर की ओर मूव करता है। इस तरह से स्टेम सनलाइट के रिस्पॉन्स में और रूट वाटर के रिस्पॉन्स में मूव करता है। इसके अलावा जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं या पैर में कांटा चुभ जाता है, तो हम हीट और पेन के रिस्पॉन्स में अपने हाथ या पैर को उस जगह से हटा लेते हैं, जिसके कारण हाथ या पैर में मूवमेंट होता है। बॉडी के इन सभी तरह के मूवमेंट को सही तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन सभी तरह के मूवमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से टिश्यू या ऑर्गन्स हैं जो प्लांट और एनिमल के बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं और कैसे करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम और सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स और ऑर्गन्स होते हैं जो एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, जिसे कहते हैं हार्मोन्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। यहाँ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक केमिकल कंपाउंड के द्वारा होता है, जिसे कहते हैं हार्मोन्स। यानी नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है, लेकिन हार्मोन्स एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। इन सभी तरह के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के सिस्टम को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के सभी एक्टिविटीज़ और सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जिसे हमारा सेंस ऑर्गन जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा रिसीव करता है और रिएक्ट करता है। इस तरह से नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के सभी एक्टिविटीज़ और सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे स्मेल, साउंड, टेस्ट और टच की इंफॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र करता है। नर्वस सिस्टम मेनली
दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है। सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है ब्रेन और सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम के इन सभी भागों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट यानी न्यूरॉन या नर्व सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत से न्यूरॉन या नर्व सेल से मिलकर बना होता है। दे सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये सिग्नल या स्टिमुलस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है और रिसीव करता है। न्यूरॉन तीन भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सेल बॉडी या सोमा। ईच न्यूरॉन हैज ए सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रत्येक न्यूरॉन एक सेल बॉडी से बना होता है और सेल बॉडी में एक सिंगल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। सेकेंड है डेंड्राइट्स। दे आर शॉर्ट branch like structures that receive signals or stimulus from other neurons and transfer to the cell body. डेंड्राइट छोटे छोटे ब्रांचेस की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्टिमुलस या सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करते हैं और उसे सेल बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड है एक्सॉन या नर्व फाइबर। दे आर सिंगल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन या नर्व फाइबर लंबे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ये सिग्नल या स्टिमुलस को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। वो सिग्नल या स्टिमुलस जो एक्सॉन से होकर ट्रैवल करते हैं उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स न्यूरॉन से होकर ट्रैवल करता है, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस को देखेंगे, जैसे रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स और सिनेप्स किसे कहते हैं। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ डेंड्राइट ऑफ नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट सिग्नल और स्टिमुलस फ्रॉम इन्वायरमेंट। रिसेप्टर्स नर्व सेल्स के डेंड्राइट के सरफेस में प्रेजेंट रहता है और ये सिग्नल या स्टिमुलस को इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करता है यानी पता लगाता है। ये रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे त्वचा, जीभ, नाक, कान और आँख में प्रेजेंट रहता है। हमारी त्वचा में थर्मो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है और ये पेन, टच और टेम्परेचर के स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। हमारे जीभ में गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है और ये फूड में प्रेजेंट केमिकल यानी टेस्ट को डिटेक्ट करता है। हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है और ये एयर में प्रेजेंट केमिकल यानी स्मेल को डिटेक्ट करता है। हमारे कान में फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है और ये साउंड को डिटेक्ट करता है और हमारे आँख में फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है और ये लाइट को डिटेक्ट करता है। इस तरह से पेन, टच, टेम्परेचर, टेस्ट, स्मेल, साउंड और लाइट स्टिमुलस है जिसे रिसेप्टर्स डिटेक्ट करता है और ये रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है। इफेक्टर। एन इफेक्टर इज अ टिश्यू और ऑर्गन सच एज मसल एंड ग्लैंड that responds to a stimulus or nerve impulse.
एक इफेक्टर एक टिश्यू या ऑर्गन होता है जो एक स्टिमुलस या नर्व इम्पल्स को रिस्पॉन्स करता है या रिएक्ट करता है, जैसे मसल और ग्लैंड इफेक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मसल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव अ हैंड। जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हाथ को जलने से बचाने के लिए हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। इस प्रोसेस में जब हम अपने हाथ को मूव करते हैं यानी हटाते हैं तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है, और इस तरह से स्टिमुलस यानी गर्म होने के सिग्नल का रिस्पॉन्स हमारे इफेक्टर यानी मसल में होता है। नेक्स्ट है सिनैप्स। सिनैप्स इज ए स्मॉल गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच के इस स्मॉल गैप को कहते हैं सिनैप्स। इट अलाउ अ न्यूरॉन टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन और सिग्नल बिटवीन टू न्यूरॉन और बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल सेल और ग्लैंड। सिनैप्स से होकर इंफॉर्मेशन या सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या एक न्यूरॉन से दूसरे मसल सेल या ग्लैंड में ट्रांसफ़र होता है। ट्रैवल ऑफ नर्व इम्पल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स कैसे ट्रैवल करता है? द इंफॉर्मेशन और स्टिमुलस is detected by the receptors which present at the tip of dendrite of a nerve cell in our sense organ। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, और ये रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन के नर्व सेल के डेंड्राइट के टिप में प्रेजेंट रहता है। द स्टिमुलस इज एक्वायर्ड एट द डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल एज दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये स्टिमुलस नर्व सेल के डेंड्राइट के टिप के द्वारा रिसीव किया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन कैरी सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है और एक्सॉन इस स्टिमुलस या सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। At the end of axon, chemicals are released due to electrical impulse। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कारण एक्सॉन के एंड में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। These chemicals travel across the gap or synapse from the axon of previous neuron to the dendrite of next neuron and start a similar electrical impulse। ये केमिकल सब्सटेंसेस दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट इस गैप यानी सिनैप्स से होकर एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसफ़र होता है, और वही सेम इम्पल्स इस न्यूरॉन में ट्रैवल करता है, यानी सेम इंफॉर्मेशन या सिग्नल इस न्यूरॉन के डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन से होते हुए सिनैप्स के द्वारा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसफ़र होता है। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फाइनली ट्रैवल फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स or effectors such as muscle cells or gland across the similar synapse, and the effectors produces a response to the stimulus। और अंत में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिनैप्स से होकर न्यूरॉन से दूसरे सेल्स या इफेक्टर्स जैसे मसल सेल्स या ग्लैंड में ट्रांसफ़र होता है, और ये इफेक्टर्स स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है यानी रिएक्ट करता है, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ट्रैवल करता है। इस पूरे प्रोसेस को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले स्टिमुलस या सिग्नल को रिसेप्टर डिटेक्ट करता है यानी पता लगाता है। इस स्टिमुलस या सिग्नल को न्यूरॉन का डेंड्राइट रिसीव करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन के डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन से होकर सिनैप्स के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करता है, और अंत में इम्पल्स या स्टिमुलस न्यूरॉन से इफेक्टर में ट्रांसफ़र होता है। ये इफेक्टर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक या इनवॉलंटरी मूवमेंट है
जो एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। इट डज नॉट नीड एनी कॉन्शियस थॉट। इसके लिए किसी कॉन्शियस थॉट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी ये मूवमेंट सोच समझकर नहीं होता है। सिंस रिफ्लेक्स एक्शन ऑकर क्विकली, देयरफॉर इट अलाउ टू मिनिमाइज एनी डैमेज और इंजुरी टू द बॉडी। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन क्विकली यानी बहुत जल्दी होता है, इसलिए बॉडी में किसी तरह का डैमेज या इंजुरी होने का चांस कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग समथिंग हॉट। यहाँ हॉट एक स्टिमुलस है और इसके रिस्पॉन्स में हाथ गर्म चीज़ से हट गया है। जैसे अगर हम गलती से किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो तुरंत ही हम अपना हाथ उस गर्म चीज़ से हटा लेते हैं। अगर हाथ हटाने में थोड़ा भी लेट करेंगे या सोच समझकर हाथ हटाएंगे तो हाथ अधिक जल सकता है। इस तरह के मूवमेंट को जो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ऑटोमेटिक यानी बिना सोचे समझे होता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क, द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स ट्रेवल ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन के समय नर्व इम्पल्स जिस पाथवे या रास्ते से होकर ट्रैवल करता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क यानी पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क का बेसिक प्रोसेस वही है जो हम लोगों ने नर्व इम्पल्स के ट्रैवल के प्रोसेस में पढ़ा था। द इंफॉर्मेशन और स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स विच प्रेजेंट एट द टिप ऑफ डेंड्राइट ऑफ अ नर्व सेल इन आवर सेंस ऑर्गन। इस प्रोसेस में सबसे पहले रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। ये रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन के नर्व सेल के डेंड्राइट के टिप में प्रेजेंट रहता है। द सेंसरी न्यूरॉन कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड ट्रांसमिट इम्पल्स टू द रिले न्यूरॉन विच इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करता है और इम्पल्स को रिले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करता है। रिले न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है। रिले न्यूरॉन कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को एक दूसरे से जोड़ता है। रिले न्यूरॉन ट्रांसफर द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करता है। मोटर न्यूरॉन सेंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू एन इफेक्टर सच एज अ मसल और ग्लैंड। मोटर न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक इफेक्टर जैसे मसल या ग्लैंड में भेजता है। इफेक्टर प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स। इफेक्टर इम्पल्स को रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, मसल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव अवे हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके कारण हाथ हॉट ऑब्जेक्ट से दूर हट जाता है। इस पूरे प्रोसेस को इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हमारे हाथ की स्किन में प्रेजेंट रिसेप्टर हॉट ऑब्जेक्ट यानी हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। इस हाई टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट रिसीव करता है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन से होकर ट्रैवल करता है। ये इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है। रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है। इम्पल्स रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है और अंत में मोटर न्यूरॉन से इम्पल्स इफेक्टर जैसे हमारे हाथ के मसल्स में ट्रांसफ़र होता है। मसल में इम्पल्स के कारण रिस्पॉन्स होता है जिसके कारण मसल सिकुड़ता है और हमारा हाथ हॉट ऑब्जेक्ट से दूर हट जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। इस प्रोसेस में रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। इन दिस प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। इस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में भी जाता है, बट इट डज नॉट नीड एनी कॉन्शियस थॉट। लेकिन इस प्रोसेस के लिए ब्रेन की ज़रूरत यानी कॉन्शियस थॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये प्रोसेस सोच समझकर नहीं होता है। देयरफॉर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस क्विकली।
जिसके कारण ये प्रोसेस क्विकली यानी बहुत जल्दी होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड में बनता है और इस प्रोसेस के लिए ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये प्रोसेस ऑटोमेटिक और क्विकली होता है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम और सेकेंड है एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और इसके बाद डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। नर्वस सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी भागों से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है ब्रेन और सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट पेज से हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन नर्वस सिस्टम का सेंट्रल और मेन पार्ट है। इट कंट्रोल्स मोस्ट एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के लगभग सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन तीन भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन और थर्ड है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन तीन भागों से मिलकर बना होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसमें से सेरिब्रम फोर ब्रेन का और ब्रेन का भी सबसे बड़ा भाग है। हिंड ब्रेन भी तीन भागों से मिलकर बना होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा और मेन थिंकिंग पार्ट है, यानी सोचने का काम ब्रेन के इसी पार्ट में होता है। फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट है सेरिब्रम, सेकेंड है थैलेमस और थर्ड है हाइपोथैलेमस। फर्स्ट है सेरिब्रम। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एज वेल एज ब्रेन। सेरिब्रम फोर ब्रेन का और ब्रेन का भी सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम का मेन फंक्शन है टच, विजन, हियरिंग, टेम्परेचर और इमोशन जैसे फंक्शन को कंट्रोल करना। ये रीजनिंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी मेन सेंटर है। इसके अलावा सेरिब्रम वॉलंटरी मसल्स के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मसल्स का मूवमेंट हमारी इच्छा से होता है और ये हमारे लिम्स यानी हाथ और पैर में पाया जाता है। सेकेंड है थैलेमस। थैलेमस का मेन फंक्शन है सेंसरी सिग्नल जैसे टेम्परेचर, टच और पेन के सिग्नल को और मोटर सिग्नल यानी वॉलंटरी मूवमेंट के सिग्नल को सेरिब्रम के कॉर्टेक्स से रिसीव करना और भेजना। इसके अलावा ये कॉन्शियसनेस यानी सेंस और स्लीप यानी नींद को भी रेगुलेट करता है। थर्ड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे प्रेजेंट रहता है। हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना और इमोशन और एपेटाइट यानी भूख को कंट्रोल करना। ब्रेन का सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेन फंक्शन है आई मूवमेंट, स्लीप, हियरिंग और अलर्टनेस को कंट्रोल करना। ब्रेन का थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन तीन भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेकेंड है पोन्स और थर्ड है सेरिबेलम। फर्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन वेयर ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन के सबसे नीचे वहाँ प्रेजेंट रहता है जहाँ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत से इनवॉलंटरी फंक्शन यानी वो फंक्शन जो हमारी इच्छा से नहीं बल्कि ऑटोमेटिक होता है उसे कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।
हिंड ब्रेन का सेकेंड पार्ट है पोन्स। इट प्रेजेंट बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में प्रेजेंट रहता है। पोन्स का मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी प्रोसेस, आई मूवमेंट, फेस के एक्सप्रेशन और च्यूइंग यानी चबाने को कंट्रोल करना और स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना। इसके अलावा ये सेंसरी फंक्शन जैसे हियरिंग, टेस्ट, टच और पेन को भी कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन का थर्ड पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग है, क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। इट कंट्रोल एंड रेगुलेट मोटर एंड वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी सच एज पोस्चर, वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड स्पीच। सेरिबेलम बॉडी के मोटर और वॉलंटरी मूवमेंट जैसे बॉडी का पोस्चर, चलना, खड़ा होना और स्पीच को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ये वो मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में होता है और हमारी इच्छा से होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा टू द लोअर बैक ऑफ बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो भाग है जो ब्रेन के सबसे नीचे के हिस्से यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होकर बॉडी के पीछे के भाग यानी पीठ के सबसे नीचे तक फैला रहता है। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स कॉल्ड स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड नर्व से मिलकर बना होता है और इस नर्व्स को कहते हैं स्पाइनल नर्व। बहुत से न्यूरॉन आपस में मिलकर नर्व्स बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड लाइज इनसाइड द बोनी स्पाइनल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम विच कंटेन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल कॉर्ड बोनी यानी हड्डी से बने हुए स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है। इस हड्डी से बने हुए स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मेन फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मोटर सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन है सेंसरी सिग्नल जैसे टेम्परेचर, टच, पेन और हियरिंग के सिग्नल को बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाना और मोटर सिग्नल जैसे वॉलंटरी मूवमेंट के सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाना। अब तक हम लोगों ने पढ़ा नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के सेकेंड पार्ट के बारे में। नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स दैट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितने भी नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर प्रेजेंट रहता है वो एक साथ मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। इट इंक्लूड्स द क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। क्रेनियल नर्व्स इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलता है और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। इट कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करता है यानी जोड़ता है। मेन फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन है इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस को बॉडी के बाहर के इन्वायरमेंट और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कैरी करना। हाउ आर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड या सेफ रहता है? द ब्रेन इज सराउंडेड बाय द बोनी बॉक्स नोन एज क्रेनियम और स्कल
and spinal cord is surrounded by a hard bony structure known as vertebral column और spinal column. ब्रेन अपने चारों ओर एक बोनी बॉक्स यानी हड्डी के बॉक्स से घिरा होता है. इस बोनी बॉक्स को कहते हैं क्रेनियम या स्कल. और स्पाइनल कॉर्ड भी अपने चारों ओर एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर यानी कठोर हड्डी के स्ट्रक्चर से घिरा होता है जिसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम. इनसाइड द स्कल एंड स्पाइनल कॉलम अ कलरलेस वाटरी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसके अलावा स्कल और स्पाइनल कॉलम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर के हड्डी के स्ट्रक्चर के अंदर एक कलरलेस पानी के जैसा फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. दिस फ्लूइड फर्दर प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल बैरियर टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अगेंस्ट शॉक एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजुरी. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करता है और उसे इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है. हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन. नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है. व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल सेल्स मूव अवे बाय चेंजिंग देयर शेप. जब नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से होते हुए इफेक्टर यानी मसल में पहुंचता है तो मसल सेल का शेप चेंज होता है और मसल सेल्स अपने पहले के पोजीशन से दूर हट जाता है. बिकॉज मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंज देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. क्योंकि मसल सेल में एक स्पेशल प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रिस्पॉन्स में अपना शेप और अरेंजमेंट चेंज करता है. ड्यू टू द न्यू शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन द मसल सेल बिकम शॉर्टर एंड मूव अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ स्टिमुलस. प्रोटीन के नए शेप और अरेंजमेंट के कारण मसल सेल का साइज छोटा हो जाता है और मसल सेल अपने पहले के पोजीशन से दूर हो जाता है और इस तरह से मसल सेल स्टिमुलस के सोर्स से भी दूर हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल के एंडोक्राइन सिस्टम और प्लांट के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के सिस्टम को डिस्कस करेंगे. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.